नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे साम्यवादी खेमे का विघटन यानी कोलैप्स ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें एक एक करके पूर्वी यूरोप के राज्यों में साम्यवादी शासन को स्थापित किया गया। इस क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और अल्बानिया के राज्य सम्मिलित किए जाते हैं। इन स्टेट्स को सोवियत संघ के पिछलग्गू या सैटेलाइट स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद इन देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना में सोवियत संघ ने उल्लेखनीय सहायता दी थी। स्टालिन का विश्वास था कि सोवियत संघ की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसकी पश्चिमी सीमा पर स्थित पूर्व यूरोपीय राज्यों में सोवियत रूस के प्रति सद्भाव और मैत्री रखने वाली सरकारें स्थापित की जाएं और युद्धोत्तर परिस्थितियां उसको अपनी आवश्यकता के अनुकूल मिली। जिस समय युद्ध बंद हुआ, रूसी लाल सेनाएं मध्य यूरोप तक अपना अधिकार किए बैठी थी। पूर्वी यूरोप के सभी देशों को जर्मनी की दास्ता से उन्होंने ही मुक्ति दिलाई थी। इन देशों की साम्यवादी पार्टियों ने ही जर्मनी के विरुद्ध लड़े जाने वाले छापामार संघर्षों का नेतृत्व किया था। इसलिए साम्यवादी रूस के प्रति इन राज्यों में अपार सहानुभूति थी और स्टालिन ने इस सद्भावना का लाभ उठाकर इन राज्यों में साम्यवादी शासन की स्थापना के सफल प्रयोग किए। यानी द्वितीय महायुद्ध के पश्चात पूर्वी यूरोप में जिस प्रकार शासन तंत्र स्थापित हुए, वे निश्चय ही सोवियत संघ के समर्थक थे। सोवियत संघ ने साम्यवादी गुट को सुदृढ़ करने के लिए सैनिक और आर्थिक एकीकरण पर बल दिया और इसके लिए साम्यवादी राष्ट्रों का एक सम्मेलन 11 से 14 मई 1955 को वारसा, पोलैंड में बुलाया गया और 14 मई 1955 को सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों ने मित्रता और पारस्परिक सहयोग की एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन अथवा वारसा पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वारसा पैक्ट एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी, यानी सामूहिक सुरक्षा संधि थी, जो कि सोवियत यूनियन और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के 7 सोवियत सैटेलाइट स्टेट अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के बीच हुई। इस संधि की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव डिफेंस को स्थापित करने पर बल दिया। ये कहा गया कि पश्चिमी यूरोप के संधि निर्माण से और पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण से आवश्यक हो गया कि वे अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करें और यूरोप में शांति स्थापित करें। अपने मूल रूप से वारसा पैक्ट नाटो संधि का प्रतिरूप था। वारसा पैक्ट नाटो के विरुद्ध साम्यवादी देशों का सैन्य संगठन था। इसमें सभी देशों को समानता के अधिकार प्राप्त थे। हालांकि ये स्पष्ट है कि सोवियत संघ इसके मुख्य शक्ति केंद्र था और अन्य राज्यों की स्थिति सैटेलाइट स्टेट की ही थी। इसके अलावा पारस्परिक आर्थिक सहायता की परिषद यानी काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस भी एक महत्वपूर्ण संगठन था। इस संगठन की स्थापना अप्रैल 1949 में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य देश थे बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और सोवियत संघ। 1950 में अल्बानिया और पूर्वी जर्मनी ने भी इस संगठन की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1962 में मंगोलियाई गणराज्य तथा 1964 में यूगोस्लाविया के साथ इसके संबंध स्थापित हुए।
इस संगठन में सभी सदस्य राष्ट्रों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी सदस्यता ऐसे हर देश के लिए खुली हुई थी जो उसके मूलभूत सिद्धांतों में आस्था रखता हो। इसके अलावा पूर्वी यूरोप के देशों और मंगोलिया और सोवियत संघ के बीच आर्थिक क्षेत्र में इस संगठन के माध्यम से बहुत सहयोग हुआ और इस सहयोग से सभी सदस्य लाभान्वित हुए। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन था जिसमें 8 समाजवादी देश सम्मिलित थे। इसके अलावा कॉमिनफॉर्म भी एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन था। सितंबर 1947 में सोवियत संघ, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस और इटली के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि पोलैंड की राजधानी वारसा में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने बेलग्रेड में एक साम्यवादी सूचना कार्यालय खोलने का निश्चय किया। कम्युनिस्ट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का उद्देश्य यूरोप में सामान्य साम्यवादी नीतियों को क्रियान्वित व समायोजित करना था। ये पूरी तरह से सोवियत संघ के नियंत्रण में था। इसके माध्यम से पूर्वी यूरोपीय राज्यों की साम्यवादी सरकारों को संगठित करने और उन्हें साम्यवादी कार्य पद्धति में प्रशिक्षित करने में स्टालिन को पर्याप्त सहायता मिली। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में रूसी इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी और सेना प्रशिक्षक उन देशों के पुनर्निर्माण में सहायता देने के लिए भेजे गए। इन संगठनों के माध्यम से साम्यवादी गुट सुदृढ़ हुआ और एकजुट होकर शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गुट के देशों का सामना करने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में ये देश एकजुट होकर मतदान करते थे। साम्यवादी गुट ने तीसरी दुनिया के देशों में अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तारित करना शुरू कर दिया। तीसरी दुनिया में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई, शस्त्रीकरण की होड़ बढ़ी और दुनिया में शांति स्थापना के समर्थक लोग चिंतित होने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों पर स्टालिन द्वारा साम्यवादी तानाशाही थोप दी गई थी, किंतु 1989-91 के वर्षों में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी निरंकुशता से एक-एक कर मुक्त होते चले गए। लेनिन, स्टालिन और ब्रेज़नेव जैसे सोवियत नेताओं द्वारा आयरन कर्टन में बंद करके रखे गए इन देशों की आर्थिक दुर्दशा से घबराकर गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में पुनर्गठन और पुनर्निर्माण यानी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीतियों को अपनाया। उनका प्रभाव इन देशों में भी दिखाई दिया और यहाँ साम्यवाद खत्म हुआ और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पर विश्वास जताया गया। फरवरी 1946 को हंगरी में राजतंत्र समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई। 1947 में हंगरी में संसदीय चुनाव के अंतर्गत साम्यवादी दल को बहुमत प्राप्त हुआ। 1949 तक हंगरी पूरी तरह से साम्यवादियों के नियंत्रण में आ गया था। 1956 में हंगरी में सोवियत कठपुतली सरकार का विरोध करते हुए लाखों लोग बुडापेस्ट की सड़कों पर निकले और उन्होंने मांग की कि वहां से सभी सोवियत सैनिकों को हटा लिया जाए और हंगरी के आंतरिक विषयों पर कोई हस्तक्षेप न किया जाए और उसे सोवियत संघ के साथ पूर्ण आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान की जाए। इस विद्रोह को कुचल दिया गया और इसका नेतृत्व कर रहे इम्रे नज को बंदी बना लिया गया। तानाशाह यानोस कादर मई 1988 तक सत्ता में रहते हैं। 1989 के रिवॉल्यूशन से हंगरी में कम्युनिज्म का खात्मा होता है और हंगरी की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी 7 नवंबर 1989 को मतदान द्वारा संकल्प पारित कर स्वयं अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती है। इसी तरह से 1948 में चेकोस्लोवाकिया की इच्छा के विरुद्ध उस पर कम्युनिज्म थोप दिया गया था। कम्युनिस्ट व्यवस्था में वहाँ खाद्यान्न का अभाव हो गया, महंगाई बढ़ गई और वस्तु भंडारों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। इसकी वजह से वहाँ विद्रोह सिर उठाने लगा और 1989 में वहाँ भी लोकतंत्र के जन आंदोलन को आगे बढ़ाया गया।
1990 के अंतर्गत नागरिक मंच आंदोलन को चेकोस्लोवाकिया के प्रथम स्वतंत्र चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी हार गई और जनवरी 1993 के प्रथम दिन चेकोस्लोवाकिया इतिहास के पृष्ठों से बिल्कुल गुम हो जाता है और उसकी जगह स्वाधीन चेक और स्लोवाक गणराज्य हमारे सामने आते हैं। पोलैंड के अंतर्गत कम्युनिज्म को थोपे जाने के बाद 3 बार 1956, 1970 और 1976 में पोलैंड के सर्वहारा वर्ग ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को चुनौती दी, किंतु उन्हें सोवियत सैनिकों की मदद से दबा दिया गया। दिसंबर 1970 में गेरियक ने सत्ता ग्रहण की। गेरियक के शासनकाल में पोलैंड का आर्थिक पतन हुआ। एक विचारक ने तो कम्युनिस्ट तानाशाही पर पोलैंड वासियों को यूरोप और विश्व का भिखारी बनाने का आरोप तक लगा दिया। जून 1989 में हुए चुनावों में साम्यवादी दल बुरी तरह से हार जाता है और 24 अक्टूबर 1989 को पोलैंड में सॉलिडरिटी के नेतृत्व में सरकार की स्थापना होती है। 29 जनवरी 1990 को पोलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के विशेष और अंतिम सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने पार्टी को भंग करने का निश्चय किया और इससे पहले उन्होंने एक कार्यक्रम स्वीकार किया जिसमें स्वतंत्र और लोकतांत्रिक चुनावों, बहुदलीय पद्धति वाले संसदीय लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था की मांग की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ रही थी, रोमानिया ने कम्युनिस्ट ब्लॉक का साथ देने का फैसला किया। वहाँ 1965 में निकोलस चाउचेस्कू सत्ता प्राप्त करते हैं। उनकी शुरुआती नीतियाँ जनविरोधी नहीं थी, बल्कि सोवियत खेमे में होने के बाद भी उदारवाद और पश्चिमी देशों के साथ रहना उन्हें औरों से अलग बनाता था। कई ऐसे भी मौके आए जब चाउचेस्कू ने रोमानिया को स्वतंत्र बताया और कहता रहा कि वह किसी भी खेमे में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वे निरंकुश तानाशाह बनता चला गया। चाउचेस्कू का विरोध करने वालों को जेल भेजा जाने लगा। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। लोगों के विचारों की स्वतंत्रता नहीं रही। उसके विरुद्ध रोमानिया की जनता में असंतोष बढ़ने लगा और 1987 तक आते आते यह असंतोष पहले गुस्से और बाद में विद्रोह में बदल गया। 2 साल तक चले इस विद्रोह ने 1989 में क्रांति का रूप ले लिया। दिसंबर 1989 को तिमिसोरा में एक पादरी के निष्कासन से ये विद्रोह और भड़क गया और लोग तिमिसोरा की सड़क पर उतर आए। ये विद्रोह की आग राजधानी बुखारेस्ट तक पहुंच गई। चाउचेस्कू ने अपनी पत्नी एलेना के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए। उनके ऊपर सैनिक न्यायालय में मुकदमा भी चला और न्यायालय ने उन्हें मृत्युदंड दिया। मई 1990 को रोमानिया में प्रथम स्वतंत्र आम चुनाव कराए गए। इसी तरह बल्गारिया में भी साम्यवादी शासन को समाप्त किया जाता है। 16 जनवरी 1990 को बल्गारिया की संसद एक संविधान संशोधन का अनुमोदन करती है, जिसके माध्यम से सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और सितंबर 1990 में वहाँ स्वतंत्र चुनाव कराए जाते हैं। इसके अलावा द्वितीय महायुद्ध के बाद 2 हिस्सों में बटी हुई जर्मनी का 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण हो जाता है। बिना युद्ध और संघर्ष के जर्मनी का एकीकरण आधुनिक इतिहास की विस्मयकारी घटना के रूप में याद की जाती है। जर्मनी के एकीकरण में कुछ घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये घटनाएं थी नवंबर 1989 को होनेकर का पूर्वी जर्मनी की सत्ता से अपदस्थ होना, नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना, मार्च 1990 में पूर्वी जर्मनी में पहली बार स्वतंत्र चुनाव का होना
और 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनियों का आर्थिक एकीकरण होना। ये ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने जर्मन एकीकरण का रास्ता साफ किया। साम्यवादी गुट को सुदृढ़ बनाने में वार्सा पैक्ट की अहम भूमिका थी। 1955 को अस्तित्व में आए इस समझौते के अंतर्गत सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के 7 सैटेलाइट स्टेट सम्मिलित थे। ये एक सैनिक गठबंधन था। शीत युद्ध के अंत के साथ वार्सा पैक्ट भी समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ और 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट समाप्त करने से संबंधित समझौता किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूगोस्लाविया में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, परंतु पूर्वी यूरोप के अन्य देशों की भांति यूगोस्लाविया को मुक्त कराने में रूस या सोवियत संघ की कोई भूमिका नहीं थी। यूगोस्लाविया का मुक्ति संग्राम वहां के लोगों के द्वारा लड़ा गया था और उसे मार्शल टिटो ने अपना नेतृत्व दिया था। शीत युद्ध काल में पूर्वी यूरोप के राज्यों में यूगोस्लाविया एकमात्र उदारवादी राष्ट्र रहा जो सोवियत संघ के गुट से पृथक रहकर स्वतंत्र रूप से अपनी समाजवादी नीतियों को क्रियान्वित करता रहा। 1990-91 में यह देश लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ और 1990 के विद्रोह के बाद एक संघीय गणराज्य बना। साम्यवाद के ध्वस्त होने के साथ साथ यूगोस्लाविया का भी विघटन हो गया। 1991 में विघटित यूगोस्लाविया में 5 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ अस्तित्व में आई। नए यूगोस्लाविया संघीय गणराज्य में सर्बिया और मोंटेनेग्रो बने रहे। 4 अन्य राज्यों ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया और स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन 20वीं शताब्दी की उल्लेखनीय घटना थी। इसके लिए बहुत से कारक उत्तरदायी थे, जिनमें सबसे पहले गोर्बाचेव की नीतियाँ आती हैं। गोर्बाचेव की नीतियों ने पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के दुर्ग को ध्वस्त करने में निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया। इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं की तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष कर रही जनता के विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई न करके इन तानाशाही शासन व्यवस्थाओं को कमज़ोर कर दिया। उन्होंने अपने शासनकाल में पूर्वी यूरोप की जनता को अपना भाग्य निर्धारण करने की स्वतंत्रता देकर लोकतंत्र की भावना को जन्म दिया। इसके अलावा पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारों के तानाशाह और विलासितापूर्ण व्यवहार ने इन देशों की जनता को उनकी सरकारों से नाराज कर दिया था। फलस्वरूप इन सरकारों के विरुद्ध जन आंदोलन छिड़े, जिनके आगे ये सरकारें धराशायी हो गई। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।